डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम भारत का संविधान में पढ़ेंगे संघ यूनियन। संघ यूनियन के बारे में बताएंगे, जो कि अध्याय 1 से 5 तक है और अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि भारत पूरा इसी में कार्यपालिका की शक्ति बताएगी कि क्या कार्यपालिका की शक्ति है, कार्यपालिका में क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का क्या कर्तव्य है, मंत्री परिषद क्या करते हैं, प्रधानमंत्री क्या करते हैं। तो ये सब बातें हम आज पढ़ेंगे संघ में। संघ में हम लोग ये समझेंगे कि क्या होता है। मेन है आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विषय में जो बातें कही गई हैं। तो आइए इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहले आर्टिकल 52 से 151 तक है, अध्याय 1 से 5। तो आज हम पहले अध्याय की बात कर रहे हैं, चैप्टर 1। चैप्टर 1 बोलता है 52 आर्टिकल क्या है? आर्टिकल ये कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बहुत ही छोटा अनुच्छेद है ये, कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में इसके बारे में कहा गया है। तो आप याद रखिए कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52। इसके बाद आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। संघ मींस यूनियन। यूनियन का हेड, एक्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? हु इज द एक्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन? तो पावर जो है, शक्ति, संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? प्रश्न ये रहता है। संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका याद रखिएगा। कार्यपालिका को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्जीक्यूटिव कार्यपालिका है ये। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें होंगी। आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और इस निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। संसद मीन्स पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों सदन कौन कौन से हैं? तो पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो यहाँ पे 54 क में बताया गया है। 54 का जो ए है, क, हिंदी में क बोलते हैं, इसमें बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मतदान करेंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मतदान करेंगे। निर्वाचित मीन्स इलेक्टेड, जो जनता के द्वारा चुनकर आए हैं। राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा में चुन करके आते हैं और राज्यसभा में उनका दल के द्वारा किया जाता है उनका चुनाव। तो इलेक्टेड हो गए। तो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, इसमें कहीं भी मनोनीत सदस्यों को भाग नहीं लिया जाता है। तो संसद के जो दोनों सदन के मनोनीत सदस्य होते थे, पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, अब वो खत्म हो गया प्रोविजन। तो अब केवल राज्यसभा में जो 12 लोग हैं जो मनोनीत हैं, तो मनोनीत लोग को इसमें भाग नहीं लेना है। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत जो सदस्य हैं वो इसमें पार्ट नहीं लेंगे। ऐसा कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेंगे 54 ए के अनुसार। संविधान का आर्टिकल जो है 54 ए आपको प्रश्न पूछता है कि संसद के दोनों सदनों के कौन सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो आपका उत्तर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नॉट मनोनीत।
नॉट नॉमिनेटेड, ओनली इलेक्टेड। अब आइए ख, 54 का ख क्या बोलता है? 54 का ख बोलता है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो यहां भी आप देख रहे हैं कि निर्वाचित वर्ड आ रहा है, इसका मतलब मनोनीत को यहां भी नहीं रखना है। कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर आप जब बनाते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, वहां मनोनीत अगर आ जाता है तो उसको वहीं पर क्रॉस कर दीजिए कि ये ऑप्शन गलत है, मनोनीत कहीं नहीं होता है। क्योंकि मनोनीत को याद रखिएगा, नहीं होता है। मनोनीत आएंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये लोग आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के समय में मनोनीत को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, ये लोग भाग नहीं लेंगे। अब आइए 54 के बाद हम बात करें 55 की। तो आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के मैनर्स क्या होंगे, पद्धति क्या होगी, चुनाव जो प्रक्रिया है उसका जो मैनर होता है, रीति, वो रीति क्या होगी। आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, यहाँ पे अनुपातिक जो वोट होता है उसके अनुसार यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव के संबंध में जो प्रक्रिया है वो बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है यहाँ पे। और ये प्रतिनिधित्व जो होता है वो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। तो ये चुनाव की रीति, अगर मैनर्स पूछा जाएगा कि चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित, तो 55 है। अब आइए, जब चुनाव हो गया तो कितने वर्ष के लिए चुनाव होगा, राष्ट्रपति महोदय कितने वर्ष के लिए रहेंगे, मीन्स इनका ड्यूरेशन क्या होगा, इनका पदावधि क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा। तो ये आर्टिकल 56 में कहा गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने होंगे, जिसको हम लोग पदावधि भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में टर्म ऑफ ऑफिस। इनका टर्म ऑफ ऑफिस आप लोग जानते हैं कितना है राष्ट्रपति महोदय का? 5 ईयर्स, 5 साल। देखिए 52 से 56 तक हम लोग आ गए। 52 क्या बोलता है, राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित है। इलेक्शन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे वो 54 का ए और 54 का बी ये बताता है। ए और बी, क और ख। क बोलता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ओनली इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड, और राज्य विधानसभा जो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव है वहां पर जो विधानसभा असेंबली है उसके निर्वाचित सदस्य लेंगे भाग। चुनाव की रीति क्या होगी, ये 55 में तय होगा। उसके बाद 56 में पदावधि होगा, टर्म ऑफ ऑफिस होगा कि टर्म ऑफ ऑफिस इनका क्या रहेगा। तो हम लोग यही जानते हैं कि 5 साल इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है। अब आइए 56 के आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब आगे क्या होगा, 56 ए में क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग अब 56 तक आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूं। अब 56, आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस की बात कही गई। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस की बात कही गई 5 साल, 5 ईयर्स। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम 5 साल के पहले भी पद से त्याग कर सकते हैं? क्या हम अपने इच्छा अनुसार पद त्याग कर सकेंगे राष्ट्रपति? यस, ये 56 ए में कहा गया है। 56 का ए जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे बताया गया है कि ऐसा प्रोविजन है कि उपराष्ट्रपति त्याग 5 वर्ष के पहले भी कर सकते हैं। और अपना इस्तीफा ये किसको सौंपेंगे, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे अपना इस्तीफा, और अपना हस्ताक्षर करके लिखित में, राइटिंग में अपना ये रेजिग्नेशन देंगे। किसको? टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति को
जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको ये अपना इस्तीफा सौंपेंगे हस्ताक्षर किया हुआ लिखित ऐसी हमारी संविधान में व्यवस्था है कि इनको राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण तो करवाते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय, आप जानते हैं। तो इस्तीफा सौंपेंगे ये उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को ये अपना, अब आइए कि और क्या हो सकता है, इस्तीफा का कारण क्या हो सकता है, या और किस प्रकार से इनको समय के पहले हटा सकते हैं हम 5 साल के पहले। तो आप आगे पढ़ेंगे, महाभियोग भी चलता है, उसके बारे में आपको बताएंगे महाभियोग क्या है। तो अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण मीन्स अगर कोई गैर संवैधानिक काम अगर राष्ट्रपति कर रहे हैं, अगर राष्ट्रपति मनमाना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का नहीं सुन रहे हैं, मंत्रिपरिषद का बात नहीं सुन रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं तो संविधान का अतिक्रमण करना हुआ। और उसमें क्या होता है कि फिर आर्टिकल 61 अभी हम आगे पढ़ेंगे जहां पर इम्पीचमेंट की बात होगी। तो यहां पे 56B में यहां पर एक प्रोविजन किया गया है 56B में, अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उनको पद से हटाया जाएगा और महाभियोग के द्वारा क्या हटाया जाएगा। संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण करने पर उन पर क्या होगा, महाभियोग चलेगा और महाभियोग द्वारा हटा दिया जाएगा उनको। महाभियोग कहां पर अभी हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 61 में पढ़ेंगे। तो ये प्रोविजन यहां पे किया गया कि समय है, टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल है, टर्म ऑफ ऑफिस, लेकिन उससे पहले की व्यवस्था यह है कि अगर 56A के अनुसार वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे 5 साल के पहले भी। और बी अगर है कि अगर अतिक्रमण होगा संविधान का, अगर वो गैर कानूनी का कोई काम करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, यहाँ पे महाभियोग चलेगा उनके खिलाफ, और वो महाभियोग चलेगा तो वो दे सकते हैं इस्तीफा या फिर उनको हटा दिया जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। और 56C बोलता है कि जब तक ये सब होगा तो नए उनके उत्तराधिकारी जो आएंगे तब तक वो अपना पद धारण किए रहेंगे। तो पद की अवधि की समाप्ति एवं नए उत्तराधिकारी तक 56 का C ये कहता है कि अपने पद पर बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे, पद की अवधि, पद की अवधि, पद की अवधि की समाप्ति एवं नए उत्तराधिकारी तक। ऐसे संविधान में व्यवस्था की गई है कि जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तो आप नए जो उत्तराधिकारी हैं तब तक आप रहिए, राष्ट्रपति के पद पर रहिए। ये 56C में कहा गया है। अब आते हैं 57 की बात करते हैं। राष्ट्रपति के जो पुनर्निर्वाचन की जो व्यवस्था है, माने री इलेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए क्या पात्रता होंगी, क्या वो जो भारत का राष्ट्रपति हैं वो दोबारा फिर से राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकते हैं कि नहीं, चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं। तो यह व्यवस्था संविधान में 57 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ऐसी कोई बाध्यता हमारे संविधान में नहीं है कि एक बार जो बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा, तिबारा नहीं बनेगा, चौबारा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान में है कि राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार कोई व्यक्ति लड़ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत क्लियर कट है हमारे संविधान में कि ये जो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन है, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन की पात्रता।
तो वो एलिजिबल है। कोई भी आपसे क्वेश्चन, ये आता है क्वेश्चन कि क्या भारत में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति कितना बार भी चुनाव लड़ सकता है, तो आपका उत्तर होगा यस। और आर्टिकल 57, याद रखिएगा, आर्टिकल 57 ने यह कहा है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो जब चुनाव लड़ने के लिए अगर हम तैयार होते हैं तो हमारे लिए क्या क्वालिफिकेशन है संविधान में, हम चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का? तो ये आता है 58 में, योग्यता, क्वालिफिकेशन। आप जानते हैं कि जो ही एंड सी बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला तो यही है कि भारत का नागरिक होगा। आइए, पहला, भारत का नागरिक मस्ट है। इसका मतलब जो बाहर का विदेशी आदमी आकर के हमारे यहाँ नागरिकता ले लेगा, उसको नहीं मिलने जा रहा है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष उम्र होगी, 35 वर्ष, इनकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होगी, 35 वर्ष की कंप्लीट किए हों। और तीसरा क्या है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखते हों। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता, मतलब कि वो योग्य है कि लोकसभा का चुनाव वो जीत सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। जीतने से संबंधित नहीं है, निर्वाचित होने की अर्हता होना चाहिए। कि वो जीते हारे उससे नहीं मतलब है, लेकिन लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होना चाहिए। ये योग्यता है मेन। 58 में आप ये देख लीजिए कि वो क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया है। भारत के नागरिक होंगे, 35 वर्ष उनकी उम्र होगी और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार फिर से। अभी हम लोग आर्टिकल 58 देखे थे, जिसमें क्वालिफिकेशन, अर्हताएं के बारे में बात कही गई थी कि भारत के नागरिक होंगे, 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखते हो। अब आइए 59 कि इस पद के लिए क्या शर्तें हैं। पद के लिए शर्तें, कंडीशंस क्या क्या हैं। तो यहां पे हम आपको बताएंगे 2 कंडीशंस हैं कि सदस्य जो है वो सदन का सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होंगे, संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे, कोई लाभ के पद पे नहीं रहेंगे। ये 3 चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकते हैं। राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकते हैं। किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो राष्ट्रपति होंगे वो कोई सदन का सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा से निर्वाचित नहीं होंगे, मनोनीत नहीं होंगे, कोई भी सदन का सदस्य नहीं रहेंगे और राज्य विधानसभा का भी सदस्य वो नहीं रहेंगे, किसी लाभ के पद पर भी नहीं रहेंगे, तो किसी सरकारी सेवा में वो नहीं हो सकते हैं। ये शर्तें रखी गई हैं उनके लिए और इन शर्तों को मानने के बाद ही इनका शपथ ग्रहण की बात हम करेंगे। अब आता है आर्टिकल 60 कि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। शपथ या प्रतिज्ञान इसको भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे, ओथ और अफर्मेशन, ये क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। राष्ट्रपति अपना पद धारण करने से पहले हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उनकी उपस्थिति में ये वहां पे शपथ ग्रहण करते हैं। ऐसा आर्टिकल 60 में कहा गया है कि राज्य जो राष्ट्रपति हैं वो अपना पद ग्रहण करने से पहले सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
या उनकी अनुपस्थिति में, अगर मान लीजिए किस कारण से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में नहीं है या बीमार है या नहीं है, कोई भी कारण हो, तो फिर इनको कौन शपथ ग्रहण करवाएगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम जो होंगे, सीनियर मोस्ट जज, जो सबसे वरिष्ठतम जज जिसको बोला जाता है, ठीक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो बाद नंबर के सेकंड नंबर पे जो है, वो राष्ट्रपति महोदय को अपना शपथ ग्रहण करवाएंगे और उनके समक्ष ये शपथ लेंगे। तो ये क्या शपथ लेते हैं? टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये अपनी पूरी योग्यता से, राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हम अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा करूंगा, कल्याण करूंगा उनका। तो यहां पे देखिए, ये दो चीज का शपथ लेते हैं, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। शपथ आप ये समझ गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष लेंगे या उनकी अनुपस्थिति में सीनियर मोस्ट जज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यह प्रोविजन है हमारे आर्टिकल 60 में। यह प्रश्न भी पूछ देगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे? तो आपका उत्तर होगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बहुत बार यह प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको हम अभी लिखने जा रहे हैं कि टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड क्या चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेते हैं। तो पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण निरत रहूंगा। ये इनका यही है, will devote to the service and well-being of the people of India। सर्विस, सेवा एंड वेल-बीइंग किसके लिए? पीपुल ऑफ इंडिया। दो चीज होता है, जनता का सेवा करेंगे और उनका कल्याण करेंगे, वेल-बीइंग। किसका? जनता, जनता की सेवा, सर्विस, पीपल ऑफ इंडिया का, क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपति हैं तो भारत की जनता की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 60, इस शपथ से जो संबंधित है। ओथ और अफर्मेशन दोनों इसको कहा जाता है। ये आप देखिए 59 में पद के लिए शर्तें हैं, 56 में शपथ या प्रतिज्ञान। अब आइए आर्टिकल 61, प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग, राष्ट्र, अभी हम आपको पहले भी बता चुके थे कि महाभियोग हम थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे। इम्पीचमेंट, महाभियोग क्या हुआ? राष्ट्रपति महोदय को हटाना है। अगर कैसे हटेगा, क्या प्रक्रिया है, आइए समझते हैं। तो इसका ये एक 61 का 1 बोलता है कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो संसद का कोई भी सदन आरोप लगाएगा। संसद का कोई भी सदन आरोप लगाएगा, मतलब कि राष्ट्रपति के अगेंस्ट में कोई बात होगी, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप ठीक से संविधान का कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, आप जो शपथ लिए थे अभी कि टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें आप फेल हैं, आप अतिक्रमण कर रहे हैं, आप मनमानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे महाभियोग चलाने की बात हो रही है। तो यह महाभियोग जो है संसद का कोई भी सदन लाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न हमेशा पूछता है एग्जामिनेशन में कि संसद का कौन सा सदन महाभियोग की प्रक्रिया को लाता है। तो याद रखिए, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यह संसद का कोई भी सदन लाया जाता है। किसी भी सदन के द्वारा इसको हम ला सकते हैं।
कोई भी मतलब कि संसद का कोई भी जो सदन है वो आरोप लगाएगा। राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप हो गया कि राष्ट्रपति आप जो हैं आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चार्ज शैल बी परफॉर्म बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, इंग्लिश में जो लोग हैं, जो समझते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, वो आप अच्छे से समझिए कि व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर, किस चीज के लिए? तो फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यही संविधान में लिखा हुआ है। तो ये 61 का 1 है। अब आइए उसके बाद क्या होता है। तो इसके लिए 14 डेज अर्लियर नोटिस इन राइटिंग signed by not less than 1/4 of the total number of the house and which has been given of their intention to move the resolution। तो ऐसा ये संविधान में व्यवस्था किया गया है कि जब तक कि ऐसा कोई आरोप नहीं लगाएगा, ये जो आरोप लगाने से पहले यहां एक व्यवस्था किया गया है 61 का ए में, क्या है कि 14 दिनों का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। अगर आपको आरोप लगाना है, राष्ट्रपति पर अगर आरोप लगाना है, तो आप बताइए कि लिखित सूचना दीजिए कि 14 दिन आप कम से कम, और जिस पर 1/4 सदस्य जो है 1/4 सदन के कुल संख्या का 1/4 जो है उस पर हस्ताक्षर किया करना होगा। ऐसे आप नहीं दे दीजिएगा, 5 आदमी मिलकर के राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हैं। तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करके लिखित नोटिस देना होता है। क्योंकि आप संविधान के प्रमुख को हटाने जा रहे हैं, तो 5 या 10 आदमी मिलकर के नहीं हटा सकते हैं। जो सदन है, जो सदन आरोप लगा रहा है, उच्च सदन या निम्न सदन, आप अपर हाउस राज्यसभा लगाए या लोअर हाउस लोकसभा लगाए, तो उसका 1/4 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षरित लिखित नोटिस, मुंह से नहीं बोलना है, लिखित में देना है, और लिखित देना अनिवार्य है, तभी आप इस पर आरोप संसद में लाया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। अब ए तो ये बोला, उसके बाद बी क्या बोलता है? बी ये बोलता है आपका कि उस सदन के कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया। अगर जब तक जो है ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा, आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो और उसका 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया हो। तो 2/3 सदस्य के द्वारा बहुमत से पारित करना है। ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, इसलिए आप इतना आसानी से नहीं हटा सकते हैं राष्ट्रपति महोदय को। क्या आए लिखे और दे दिए और तुरंत हट जाइए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए 1/4 सदस्यों का पूरा नोटिस देना अनिवार्य है, और उस सदन के कुल संख्या के 2/3 2/3 जो बहुमत है, सच रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। ये है कि such resolution has been passed by a majority of not less than 2/3 of the total members of the house। तो 2/3 से not less than, इससे कम तो चलेगा ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप राष्ट्रपति को हटाने जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, क्या इतना लोग अगर आपके साथ हैं सदन के, तभी आप हटा सकते हैं। संसद के किसी सदन द्वारा आरोप लगाया जाता है तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, यह बोला गया है। एक अगर आरोप लगाता है तो दूसरा उसकी जांच करेगा। द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। अब अगर आरोपों की जांच करेगा तो यह बोला गया है कि प्रेसिडेंट महोदय या खुद से अपीयर करें या उनको रिप्रेजेंट करने की बात करें, उनके बदले में कोई रिप्रेजेंट करना चाहे तो टू बी रिप्रेजेंटेड। द प्रेसिडेंट शैल हैव the right to appear
एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। तो जब एक प्रोविजन क्या है कि कोई भी सदन जब आरोप लगाएगा तो सदन आरोप लगाएगा तो दूसरा सदन जो है उसकी जांच करेगा। और इस जो जांच के प्रक्रिया में राष्ट्रपति महोदय भाग लेंगे, वो खुद से भी वहां पे जाएंगे या फिर किसी के द्वारा अपना जो रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलेंगे वो आदमी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेगा, जांच में सहयोग करेगा। तो यहां तक हो गया प्रक्रिया महाभियोग का कि क्या क्या हो सकता है। तो राष्ट्रपति अपने जांच में सहयोग करेंगे, वहां पर भाग लेंगे, 61(3) में यह बताया गया, या टू बी रिप्रेजेंटेड ये भी है। 61(4) में बोलता है यदि आरोप सिद्ध हो जाता है, मान लीजिए कि महाभियोग लगा और आरोप जांच हुआ सिद्ध हो गया, तो क्या होगा, 2/3 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो रेजोल्यूशन पारित करने की तिथि से राष्ट्रपति महोदय को छुट्टी हो जाएगी। चलिए आज से आप मुक्त हो गए। तो ये बोलता है कि आरोप सिद्ध हो गया, अगर आरोप सिद्ध हो जाता है और 2/3 मेजोरिटी से पारित भी हो जाता है, बहुमत से, तो जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास होता है उस तिथि से, संकल्प जो है पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति हटा दिए जाएंगे। ये हो गया राष्ट्रपति महोदय की छुट्टी। आरोप सिद्ध हो गया, 2/3 बहुमत से पास भी हो गया, और रेजोल्यूशन पारित करने की तिथि से राष्ट्रपति को उनके पद से हटना होगा। अब कोई उपाय नहीं बचता है। अब आइए, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए क्या प्रावधान है, ये 62 बताता है। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो रहा है, आकस्मिक वैकेंसी हो गया, तो राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाता है। तो अगर कोई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए प्रावधान में यह पहला बताया गया है कि अगर कोई राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति, मान लीजिए 5 साल का टेन्योर है और 5 साल का टेन्योर अब पूरा होने जा रहा है और उस अब वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, तो क्या होगा, जो निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है, वो पदावधि की समाप्ति से पहले उनको कर लेना है। ये बता रहा है 62 का 1, जो कार्यकाल है उनका, टर्म ऑफ ऑफिस है, पदावधि की समाप्ति से पहले निर्वाचन करना होगा। ठीक है। अब आइए दूसरा कि राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो गई, पद त्याग दिए अचानक, आज मन किया कि हम रिजाइन कर देंगे, तब क्या होगा, अगर पद से हटा दिए गए तो क्या होगा। तो ऐसे रिक्तियों को संविधान में लिखा गया है यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले कर लिया जाएगा, और निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के तहत पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, अगर राष्ट्रपति पद त्याग कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, या महाभियोग द्वारा हटा दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले आपको चुनाव करा लेना होगा, या यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके। यथाशीघ्र मतलब है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका चुनाव करा लेना है, या मैक्सिमम 6 माह का समय। इसका मतलब कि जो कार्यवाहक, जो उपराष्ट्रपति अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो वो 6 माह
के समय से अधिक नहीं बन सकते हैं। उनको मैक्सिमम टाइम 6 माह ही दिया जाएगा और 6 माह के बीतने से पहले चुनाव आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वो चुनाव करा ले। और अब ये 56 जो है राष्ट्रपति का, वो आप याद कीजिए, उसमें यह बताया गया है कि कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस, तो ऐसा नहीं है अगर बीच में किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और वो 2 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं और मृत्यु हो जाती है, तो नया राष्ट्रपति 3 वर्ष के लिए नहीं होगा। संविधान में ऐसी व्यवस्था है 62 का 2 में कि जो नए राष्ट्रपति चुन के आएंगे वो उस तिथि से 5 साल के लिए रहेंगे। ये कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए कि कोई भी राष्ट्रपति बनेगा तो वो 5 वर्ष के लिए बनेगा। और अनुच्छेद 56 ये कहता है, हम नहीं कहते हैं। अनुच्छेद 56 पढ़िए, याद कीजिए, वहां पे टर्म ऑफ ऑफिस 5 वर्ष के लिए कहा गया है। और यहां पे भी यही बात कही गई है कि कोई भी अगर राष्ट्रपति बनता है तो वो 5 वर्ष के लिए बनेगा। यह अनुच्छेद 56 आपका यहाँ पे राष्ट्रपति अध्याय जो है कंप्लीट हो जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति। सारे प्रश्न के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।